ओके, सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अपना न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा पार्ट खत्म कर लिया था। आप लोगों की कोई क्वेरी है किसी की उसमें से? नो मैम। एनीबडी एल्स? क्योंकि नो इसके मैम। बाद हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, न्यू सेक्शन। तो अगर कोई भी क्वेरी हो किसी की तो पूछ सकता है। किसी की नहीं है? ठीक है। So till now we have finished our three sections, three or two sections of our syllabus, which was consist of numerical integration and differentiation and numerical linear algebra. Now today onwards we will learn numerical optimization part. So for that, first of all, I would like to know from your side, what do you understand by optimization? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से आप लोग क्या समझते हो? मैम जैसे 12th क्लास में हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा था। तो जैसे दिया रहता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके डिसीजंस, वैल्यूज, कांस्टेंट, तो उसका यूज करके हमको कोई जैसे दिए रहते हैं फंक्शन, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है। सेम उसी तरीके से है या कुछ डिफरेंट है ये? नहीं, वो तो ये क्या है वो तो हम बताएंगे। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में क्या क्या जानते हो। मैम सुबह मॉर्निंग में जब मैथ वाली क्लास हुई थी तो सर ने यही चीज हम समझ पाए उस क्लास में, वही हम आपको बता दें। अच्छा, उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो गया? यस मैम, आज से शुरू हुआ है। ओके। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? उधर एलपीपी में सिलेबस डिफरेंशिएट करते हैं। एक मिनट 102 में ऑप्टिमाइजेशन वाला जो पार्ट है उसका सिलेबस क्या है? कोई बता सकता है क्या हमें? मैं चैट में भेज देता हूँ आपको। ओके, रुकिए हम वेबसाइट ही ओपन कर लेते हैं। 102 problem formulation, linear programming problems, problem formulation, geometrical aspects of LPP, graphical solution, linear programming in standard form, simplex method. Fine. So वहां जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं और यहाँ जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो दोनों सेम नहीं है। बेसिकली 102 में आप लोगों को पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। So in that sense, we may call that linear programming problems are a specific part of optimization problem. In a while, I will tell you why I am saying this. Before this, can anybody tell me what exact things you have learned in the morning class? मैम जस्ट बेसिक। हाँ, उस पे क्या क्या सर ने बताया है? मैम अभी इंट्रो हम बस इंट्रोडक्शन था। जैसे कुछ कीवर्ड है, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डिसीजंस, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। मैम इसके बारे में थोड़ा अभी बेसिक हुआ है, बाकी ये बोलिए सर कि मंडे को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, इसके अलावा और क्या बताया गया? कोई और बताइए। मतलब पूरे 2 घंटे की क्लास हुई होगी ना, और भी चीजें बताई गई होंगी। नहीं लास्ट आधा घंटा में सर रिवीजन बस ये इंट्रोडक्शन करवाए थे। पहले लीनियर अलजेब्रा को खत्म किया उन्होंने, फिर उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ओके, हाँ, अब हमें ये बताइए कि आप लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में क्या क्या जानते हैं। किसी फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा कैसे, कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती है, या फिर कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं? मैम एक तो डिफरेंशिएशन से है कि जब उसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर फंक्शन ग्रेटर देन जीरो आता है मतलब वो मिनिमम वैल्यू होती है, और लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होता है।
फर्स्ट डेरिवेटिव पे नहीं कोई कंडीशन होती है, सीधे सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। नो मैम मैम, फर्स्ट डेरिवेटिव कंडीशन मैम होती है फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल्स टू 0 करते हैं और उससे पता चलता है। मैम मैक्सिमम मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव में होता है, मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो? उसके बारे में किसी को कुछ आइडिया है कैसे करते हैं इन दैट केस? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबिलिटी एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है जो कि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस में पाई जाती है, पर हम लोग किसी भी मतलब ये मैंडेटरी नहीं कर सकते कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही हो। अच्छा, किसी किसी फंक्शन के पास यूनिक मैक्सिमम मिनिमम होती है या फिर मल्टीपल होती है? मैम वो तो यूनिक तो मैम दो तरह की मैक्सिमम मिनिमम होती है, लोकल होती है, ग्लोबल होती है। ओके, एक लोकल होती है, एक ग्लोबल होती है। गुड। लोकल और ग्लोबल में क्या होती है? लोकल मतलब किसी सर्टेन पार्ट ऑफ ग्राफ में देख रहे हैं, ग्लोबल मतलब पूरा होल ग्राफ पे हम काम करते हैं। ओके, यस। मतलब अगर हम लोग लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग एक स्मॉल रीजन को ही देंगे, स्मॉल नहीं फिक्स्ड रीजन, उसी रीजन में पूछा जा रहा है, ठीक। और अगर ग्लोबल पूछा जा रहा है, दैट मीन्स फंक्शन की डोमेन जो है, उस पूरे डोमेन पे कहाँ कहाँ उसकी मैक्सिमम मिनिमा लाई कर रही है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है ना। ग्लोबल यस मैम। यस मैक्सिमम मिनिमा यूनिक होता है। यस मैम, नो मैम। होता हुआ। ओके, और लोकल? लोकल लोकल के मैम यूनिक लोग- मतलब क्या, बस एक सॉल्यूशन या मैम? हाँ, यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन कि तो मैम एक पॉइंट पे ही वो अपनी मैक्सिमम मिनिमा, मतलब अगर हम चलिए मैक्सिमम मिनिमा को हटा के मिनिमा फिक्स करते हैं एक कीवर्ड। अब बताइए, अगर किसी फंक्शन की हम मिनिमा पूछ रहे हैं, तो अगर लोकल मिनिमा पूछ रहे हैं तो क्या वो यूनिक होगा या मोर देन वन हो सकती है? यस मैम, मोर देन वन तो हो सकती है। कोई उसका मोर देन सॉल्यूशन वन हो हो सकता सकता है। फॉर ओके, एग्जांपल साइन का ग्राफ, कौन सा ग्राफ? साइन एक्स का। साइन एक्स, फाइन। साइन एक्स का ग्राफ का साइकिल होता है हम लोगों का 0 to 2 पाई, और 0 to 2 पाई में वो एक बार +1 पे जाती है, एक बार -1 पे जाती है ना? यस यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। और जो आप लोगों ने डेरिवेटिव टेस्ट बताया हमें फाइंड आउट करने का, क्या वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर नेसेसरी है या फिर सफिशिएंट है? मैम जैसे आप लोगों ने प्रोसेस तो वही नेसेसरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव मैम मैम ट्वेल्थ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है मैम कि ये क्वेश्चन से मतलब हम पहले से ही पता कर सकते हैं या आगे प्रोसीड करना होगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब क्वेश्चन से ये कैसे पता चलता है? मैम एक्चुअली मैं कुछ कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो ठीक है, दूसरे को बोल लेने दीजिए फिर। आप लोग बताइए, जो कंडीशंस हैं हमारी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने की डेरिवेटिव वाले प्रोसीजर, क्या वो नेसेसरी है या सफिशिएंट है या नेसेसरी एंड सफिशिएंट है? अच्छा, नेसेसरी और सफिशिएंट की मीनिंग तो जानते हैं ना आप लोग? इफ एंड ओनली, सॉरी, इफ एंड ओनली। ओके। नेसेसरी मीन्स, नेसेसरी का नेसेसरी समझाइए हमें, क्या समझते हैं नेसेसरी से आप? कोई एग्जांपल देके। ट्राई करिए, कुछ नहीं आएगा तो हम बताएंगे, सिंपल। मैम जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, यदि इंटरनेट नहीं रही तो हमारा काम तो हो ही नहीं पाएगा।
तो इंटरनेट हमारा नेसेसरी चीज हो गया। और ओके यदि क्लास चल रही है, यदि आप कैमरा ऑन नहीं करते तो फिर भी हमारा काम चल रहा है ना माइक से, ये सफिशियंट हाँ हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब सीधे आप लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल लाते हैं, ठीक है, दैट इज फाइन। मैथमेटिकल टर्म में कुछ बता सकते हैं क्या? अच्छा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी है ना आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम, पढ़ा है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कौन किसके लिए नेसेसरी और कौन किसके लिए सफिशिएंट है? डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैम हाँ अगर कोई डिफरेंस मैम फंक्शन आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं समझ नहीं आ रहा। होना मैम चाहिए। एक बार एग्जांपल देख के समझा दीजिए। मैम डिफरेंशियलिटी के लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी। हाँ, और मगर कंटिन्यूटी के लिए डिफरेंशियबिलिटी जरूरी नहीं है। तो वो सफिशिएंट हो गई, राइट? यस सी, मैम। सफिशिएंट मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, और नेसेसरी मतलब जैसे कोई इंसिडेंट होने के लिए कोई चीज जैसे मतलब उसके बिना हो ही नहीं सकती। जैसे आप लोगों ने कहा इंटरनेट वाला, अच्छा एग्जांपल था वो, कि हम क्लास ले रहे हैं पर अगर आप लोग के पास इंटरनेट ना रहे या गलती से हमारा इंटरनेट चला जाए तो क्लास नहीं हो पाएगी। सो फॉर टेकिंग दिस क्लास वी नीड इंटरनेट नेसेसरली। हाउएवर for taking this class I did not require to attend this by switching on my video, कि बिना वीडियो के भी हम लोग क्लास ले सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग का क्या था कि हमें क्लास लेनी है, राइट? अब ये क्लास लेने के लिए सी अगर हमारे कंप्यूटर में कैमरा ना रहे तो भी तो हम क्लास ले सकते हैं ना। यस मैम। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली मैथमेटिकल एग्जांपल में हमने पूछा था कि डिफरेंस ये क्या कहते हैं इसे, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कौन किसके लिए नेसेसरी है, कौन किसके लिए सफिशिएंट है। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इफ वी डिस्कस दैट व्हाट विल हैपन, कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। However, differentiability is just a sufficient condition for continuity, क्योंकि बिना डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी तो कंटिन्यूअस होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कैसा बनता है? बी, वेक्टर बी। राइट, वी शेप का। जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूअस है, राइट? हाउएवर कोई भी फंक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता जो डिफरेंशिएबल हो लेकिन कंटिन्यूअस ना हो। सो इन दैट रिस्पेक्ट what we say that continuity is necessary for differentiability, is necessary for differentiability, right? ठीक है, whereas इसको दूसरे टर्म्स में अगर इफ एंड ओनली वाले टर्म्स में पूछे तो क्या होगा ये? अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ नहीं, हम बोल रहे हैं फिर हमें बताइएगा। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ कंटिन्यूअस या ओनली इफ कंटिन्यूअस? only if continuous। only if continuous। right? Okay, so in optimization basically how we do or what we do, now we will start our next section which we are going to discuss numerical optimization techniques, ठीक है? numerical optimization techniques मैम ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। section not topic। हाँ लास्ट सेक्शन है मैम। हाँ ठीक है, तो इसमें एक तो न्यूमेरिकल कीवर्ड आप लोगों को क्लियर होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की।
ठीक है, अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली अभी तक जब भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम पढ़ते थे, हम लोग कहते थे मैक्सिमाइज द फंक्शन, मिनिमाइज द फंक्शन, या फिर मतलब स्पेसिफाई करके देते थे कि मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा निकालना है। बेसिकली कंबाइनली इस मैक्सिमा या मिनिमा को ऑब्टेन करने के लिए जो मेथड नहीं, जो ब्रॉडर एरिया बोल सकते हैं, जो इन दोनों को कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। So if I just give you the function that if I give you the problem optimize f of x is equal to x square plus 1 on some interval over r ही कर दीजिए, ठीक है, ओवर r ही कर देते हैं क्योंकि फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, कर देते हैं, ठीक है, ऑन r। देन व्हाट इट मीन कि सी अगर हम कहें इसकी मैक्सिमा फाइंड आउट करिए तो क्या होगा इसका मैक्सिमा? मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x क्या होगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी, दैट मींस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इंफिनिटी हम रियल नंबर में कंसीडर नहीं करते ना। मैक्सिमा मिनिमा मींस जब भी हम लोग बोलते हैं वहां हमारा सेंस कुछ फाइनाइट टर्म से रहता है ना, फाइनाइट नंबर से। यस। राइट, अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अपना लगा के देख लीजिए, क्या आएगा? f डैश x आएगा हमारा 2x। 2x को जब 0 के बराबर करेंगे तो ये देगा हमें x इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? f डैश x इज इक्वल टू f डबल डैश x इज इक्वल टू 2। तो अब इस 0 पे फंक्शन का नेचर क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे आप? इस 0 पे या कहीं भी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया ना। Yes. उसका सेकेंड डेरिवेटिव, यस मैम। दिस मींस कि इस फंक्शन की मैक्सिमा तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है, क्योंकि मैक्सिमा तब होती है ना जब f डबल डैश x एट क्रिटिकल पॉइंट x स्टार इज लेस देन 0 होता है। So whenever we learn optimization or we write the optimize this function, this means what? Find the maxima and minima or whichever exist। तब अगर हमने लिख दिया कि केवल ऑप्टिमाइज करिए इस फंक्शन को, तो आपको क्या करना होगा? इसकी मैक्सिमा मिनिमा जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसे फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ओके। So formally it is defined like this. Optimization problem. The problem of maximization or minimization. और एंड कर देते हैं, एंड minimization combinedly known as optimization problem. ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है? बेसिकली अभी तक जो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग पढ़ रहे थे, उसे ब्रॉडर सेंस में अब हम लोग केवल ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे। ये
हमारी मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें पर्टिकुलरली हम उन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हैं, और इन ये प्रॉब्लम्स यूजुअली अगर कहाँ होती है, इन मेनी थिंग्स कैन हैपन, जैसे यूजुअली तो ये अकर होंगी हमारे बिजनेस में, राइट, या फिर कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग पिछले मेथड्स ही पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा वाले, उन सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग का टारगेट क्या था, अपने एफर्ट को ऑप्टिमाइज करना, राइट, और आंसर जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उसे ले आना, तो वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हुई। वहां पे साइमल्टेनियसली हम लोगों को दोनों कंसीडर करना पड़ रहा था कि हमारा एफर्ट कम हो और हमारा रिजल्ट ज्यादा हो, राइट। ओके, तो ये तो हो गया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनमें हम लोग इन कुछ फंक्शंस की मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन को लर्न करेंगे, ठीक है। और जो हमने आप लोगों से शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो टेस्ट है, ऑप्टिमा डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, दोज आर डिफरेंशिएबिलिटी इज नेसेसरी, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो जीरो आप लोग इक्वेट करते हैं वो नेसेसरी कंडीशन है, प्रोवाइडेड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंडीशन होल्ड होनी है, अदरवाइज वो जरूरी नहीं है कि हो ही। अगर फंक्शन नहीं भी डिफरेंशिएबल है तब भी तो उसकी मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकती है ना, जैसे ग्राफ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कोई और टेक्निक हो सकती है। सो जब हम लोग ये टेक्निक लर्न करेंगे ना, तो इसमें हमारा कोई भी पहले के 3 मेथड्स में हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव फ्री मेथड्स फॉर 3 डेरिवेटिव फ्री 3 टेक्निक्स, देन वी विल इंक्लूड 3 with derivative techniques, ठीक है। So in that sense you may also consider this one as a broader area of your problem। अब देखते हैं कि ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम तो ये हो गई। अच्छा, अब अगर ये बताइए, अगर किसी फंक्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना है, हाँ हेलो, हाँ कोई कुछ बोल रहा है बोले ठीक है। भाई, माइक म्यूट करके भी बात कर सकते हैं आप लोग। Uttam Kumar, please mute yourself. ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज बताइए हमें कि क्या अगर हम लोग केवल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की टेक्निक सीख लें तो मैक्सिमाइजेशन का कर सकते हैं, या हमें दोनों टेक्निक्स अलग अलग सीखनी पड़ेंगी? एनी आइडिया, एनी गेस? सपोज आई गिव यू अ फंक्शन f of x is equal to x square, ठीक है, नहीं x स्क्वायर नहीं, x क्यूब दे देते हैं, ठीक है, x स्क्वायर ही दे देते हैं, ठीक है, ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। और हम आपसे इसकी मिनिमा पूछे, मिनिमाइज f of x, तो क्या इस मिनिमाइजेशन से, और दूसरा हम पूछे मैक्सिमा ऑफ f of x, जबकि हमें टेक्निक एक ही आती है मिनिमा निकालने की, तो क्या इस मिनिमा को यूज करके हम इस मैक्सिमा को बता सकते हैं? किसी फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा में कोई रिलेशन आप लोगों को पता है? रिलेशन तो नहीं पता है मैम, लेकिन बता सकते हैं। कैसे? तब कुछ बताइए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम 12th में पढ़े थे, कोई रिलेशन तो था बट याद नहीं आ रहा है। See, maximum of f of x is equal to minus of minimum of minus f of x, ठीक है। ये रिलेशन होता है फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम। किसी फंक्शन का मैक्सिमा अगर निकालना है और हमें टेक्निक एक ही आती है तो हम लोग उससे भी उसकी मैक्सिमा निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम माइनस ऑफ एफ एक्स का मिनिमम निकालेंगे, उसके बाद उसका साइन नेगेटिव कर देंगे, ठीक है।
बेसिकली हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे थ्रू आउट अपना प्रॉब्लम फिक्स करेंगे मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स. We will learn the techniques only for this one. However, by utilizing this relation, you may find maxima also. कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं. राइट, ओके. अब और कुछ हम पूछेंगे. अब मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना है, तो फंक्शन वो डिफाइन कहाँ से कहाँ पे होना चाहिए. जैसे मान लीजिए f फ्रॉम s टू v, ठीक है, और मिनिमम ऑफ f ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है. तो s क्या क्या हो सकता है और v क्या क्या हो सकता है. फंक्शन का कोडोमेन क्या हो सकता है बेसिकली. थिंक करिए, थिंक करके बताइए. क्यू आर सी या आर एन सी एन. रियल नंबर होना चाहिए. रियल नंबर. क्यों? माइनस केवल real- टू इंफिनिटी. Okay. इमेजिनरी नंबर ग्राफ में वर्ल्ड रिप्रेजेंट नहीं हो प्रॉब्लम सकता में वो. डेटा न्यूमेरिकल होता है ना. हाँ, न्यूमेरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल में और भी चीजें तो हो सकती है ना, जैसे आर एन भी तो हमारा नंबर ही रखता है ना. यस मैम. देन आर एन क्यों नहीं हो सकता. हो सकता है मैम. एग्जाम्पल दीजिए कोई. जैसे 4x1 + 3x2 = 10 4x1 + 3x2 = 10. 3x2 = 10. इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करनी है, ठीक है. आपने f ऑफ x इसे डिफाइन किया. सो अगर आपने ये इक्वेशन दिया तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x = 4x1 माइनस प्लस 3x2 माइनस ऑफ 10, है ना. अब हमें ये बताइए, ये इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है. थिंक करिए, थिंक करके बताइए तो हमें. एक मिनट हम आ रहे हैं. हाँ बताइए. मैम रियल एंटिटीज, रियल नंबर आर है मैम. आर है, इस फंक्शन का आर है, ठीक है. ये तो ठीक है, इसका सही बात है, आर है. ये वी आर के अलावा कुछ और हो सकता है या नहीं, लाइक सी सी एन आर एन, क्योंकि बाकी क्यू इंटीजर ये तो सब सबसेट ऑफ आर हो जाएंगे. मैम हमें लगता है कि आर में ही रहेगा. कि नहीं आर क्या रहेगा. मैम आर में ही रहेगा. ओके. R2 R3 में क्यों नहीं जा सकता. यस मैम, R2 RN में जा सकते हैं. कोडोमेन तो जा सकती है. Yes. कोडोमेन V, अच्छा मतलब आप लोग कह रहे हैं V हमारा इनमें से कोई भी हो सकता है, R R2 R3 R4, है ना. मैम इस केस में तो आर ही होगा. नहीं नहीं, इस फंक्शन के स्पेसिफिक नहीं, हमने इसके रिस्पेक्ट में पूछा है. ये आप लोगों ने हमें एग्जांपल बताया f ऑफ x का. हम इन जनरल इसके लिए पूछ रहे हैं कि हमें किसी फंक्शन का मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करना है और वो फंक्शन s से v पे डिफाइंड है. हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि ये v कोडोमेन हमारे फंक्शन का क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके पास. R R2 R3 C C2 C3, एनीथिंग एल्स.
क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने मैम पढ़े थे ना डोमेन फील्ड में। बताइए मैम बताइए। डोमेन पे भी डिपेंड करेगा ना, डोमेन पे डिपेंड करेगा। मैं मुझे जहां तक लगता है आर में ही होगा, मतलब आर एन तक जाएगा। आर में होगा, आर एन तक जाएगा। ओके फाइन, हम लिख रहे हैं मिनिमाइज ओवर एक्स इन R2 x1 स्क्वायर प्लस 1 x1 x2 स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन की मिनिमा कोई हमें फाइंड आउट करके बता सकता है? मैम 1 1 मिनिमा इसकी होगी। 1 1 इसकी मिनिमा क्यों होगी? मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारा अगर ये f, इसको नाम दे देते हैं f ऑफ x है बेसिकली ये फंक्शन जो है, तो f ऑफ x स्टार इज आवर 1 1, राइट? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बट माय क्वेश्चन इज यस व्हाई एंड हाउ? मतलब सबसे पहले हमें ये बताइए, ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये फंक्शन जितनी भी वैल्यूज लेगा उसमें सबसे कम ये है? बेसिकली क्योंकि मैम x1 एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है फाइन, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 0 से कम नहीं हो सकता, दैट इज ट्रू, ठीक है? तो R2 में कोई नंबर्स को R2 में और जो चीजें आई 2 3 4 5 जो भी आया लाइक दिस वन, हमने एक नंबर लिखा f1 लिखते हैं, f1 ऑफ x, ठीक है? फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट x1 पे, x1 नोटेशन को छोड़ देते हैं, v देते हैं v, क्योंकि x1 इसमें यूज हुआ है ना तो उसको कंफ्यूजन कर देगा। फिर f1 ऑफ x ही लिखते हैं, ठीक है? f1 ऑफ x, हमने एक नंबर की x की कुछ वैल्यूज रख के ऑप्टिंग किया 2 और 3। ये आपने कैसे कंपेयर किया कि ये 1 1 इस 2 3 से छोटा है? बाय डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस जैसे ही आप मेजर करेंगे आप फिर से एक उस पे नया फंक्शन डिफाइन कर दे रहे हैं ना। मैम डिस्टेंस dy फ्रॉम बाई ओरिजिन, dx निकाल के इस फंक्शन का dy बाई dx क्या होगा? 2x dy बाई dx की डेफिनेशन क्या होती है? dy बाई 2x dx की, होगा। 2x1 एंड 2x2। एक मिनट, हमें डेफिनेशन बताइए, dy बाई dx निकालते कैसे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, x कहाँ है ये? r r2 r3 r4, R2। ठीक है। देन आप लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लिखे f ऑफ, क्या लिखे यहाँ पे? f of x plus h माइनस f of x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, है ना? yes और ये अब h आ गया, ठीक है? क्योंकि h वेरी कर रहा है ना यहाँ पे, तो लिमिट yes h टेंड्स टू 0 रहता है। तो क्या ये जो क्वांटिटी डिफाइन हुई है ये सही में dy बाई dx रहती है? তেতিয়া ফোন কৰিছিলো ইহঁতক বোলো পঠাই দিয়ক বুলি।
সিহঁতে অহা নাছিল যে সেইকাৰণে। बताइए तो, dy बाई dx रहती है या फिर क्या कहते हैं इसे, ग्रेडियंट रहती है? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट और dy बाई dx तो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं ना। टोटल डेरिवेटिव होता है ना dy बाई dx। यस तो फिर ये मैम मेथड तो ग्राफिकल इंटरप्रेशन को मैम ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट अभी के लिए जान लीजिए, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट अगर हमें चाहिए, f ऑफ x हमारा कुछ भी डिफाइन है, f1x, f2x, जहाँ पे x हमारा 1 वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसका ग्रेडियंट ऑफ f होता है हमारा del बाई del x ऑफ f1 ऑफ x, del बाई del x ऑफ f2 ऑफ x, यही होता है ना। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये तो ग्रेडियंट होता है। अब उस पे हम लोग बाद में आएंगे जब डेरिवेटिव वाला मेथड पढ़ेंगे। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे बैक आते हैं कि इसे कंपेयर हम कैसे करें कि ये 1,1:3 से छोटा है। ये फंक्शन जो वैल्यू ले रहा है 1,1 वही सबसे छोटी है, हम ये कैसे बोलें? मैम dy बाई dx वो निकाले, इक्वेशन उस में पॉइंट पे वो 0 हो रहा है, उस पॉइंट पे y की वैल्यू निकाल। ओके ओके ओके, फिर से हमें बोलने दीजिए। इस फंक्शन के लिए dy बाई dx ये चीज नहीं डिफाइन होगी, ठीक है। dy बाई dx होती है हमारी टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो टोटल डेरिवेटिव में हम अपने सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में उसका रेट ऑफ चेंज देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे अगर मान लीजिए फंक्शन है हमारा f ऑफ x कॉमा v, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस xv, ठीक है। देन व्हाट विल बी इट्स डी टोटल डेरिवेटिव df ऑफ x कॉमा v, टोटल डेरिवेटिव क्या होता था, डेबा बाई डेबा x ऑफ f dx प्लस डेबा बाई डेबा y, डेबा बोलते हैं या फिर पार्शियल बोलते हैं, जो भी आप अपनी कन्वीनियंस से बोलना चाहते हैं, इनटू dv, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव मींस इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन सब के डायरेक्शन में हम देखेंगे, उसके बाद उन सब का कलेक्शन करके देखेंगे कि उसका टोटल रेट ऑफ चेंज क्या है। सो टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, ये सारी चीजें अलग अलग हैं, सारी कॉमन नहीं है। जब तक आप सिंगल वेरिएबल में रहते हैं तब तक सब सेम हो जाती है, जैसे ही आपकी डायमेंशन बढ़ती है तब चीजें सेम नहीं रहती, ठीक है। तो उन सबको छोड़िए, हमें बस ये बताइए, ये 1,1 एक नंबर है, एक नंबर है 2,3, इसे आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि ये लेस देन आर इक्वल टू दिस है? पहले तो देख के पता चल रहा है कि बाकी उसे पता नहीं। इसको देख के क्या पता चल रहा है आपको? इसकी नॉर्मलिटी से कर सकते हैं क्या? नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्म? यस नॉर्म। नहीं, नॉर्म दूसरी चीज हो जाएगी ना। सी, जब वेक्टर्स रहते हैं ना, जब, हाँ बोलिए। मैम कुछ नहीं, मैं बोल रहा था पता नहीं है हमें इसके बारे में कुछ भी। 2 + 3i, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं और हम दूसरा लिख रहे हैं 3 + 2i, ठीक है। इसमें कोई रिलेशन हमें बता सकता है क्या?
कौन बड़ा है कौन छोटा है? सोचिए तो हम 1 मिनट। मैम नहीं बता सकते इसमें। मैम दोनों अलग अलग पोजीशन है। हाँ बताइए तो, इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है? 2 + 3 और i और 3 + 2y। मैम दोनों अलग अलग पोजीशन है, बड़ा छोटा नहीं बता सकते। मैम अलग ऐसे अलग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी। ओके राइट। और कोई कुछ कहना चाहता है, इसमें ऐड करना चाहता है? ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे केवल आर में होती है। जब तक हमारे रियल नंबर्स हैं या कोई रियल नंबर का सबसेट हो, इसलिए हम लोग सबसे बड़ा वाला कंसीडर करेंगे आर, क्योंकि क्यू आई जेड ये सब उसके अंदर ही आएंगे आर के। तो वो ऑर्डरिंग हमारी कहाँ लाई करती है? केवल आर पे, ना तो वो सी पे होती है ना ही किसी बड़े डायमेंशन पे होती है। सो देयर एग्जिस्ट नो थियरी विच सेज दैट विच नंबर इज ग्रेटर इक्वल इन दिस or which number is less than, until and unless we are putting some conditions on these numbers or these variables. कंपैरिजन हमें कभी भी करना है तो वो हमारा बस आर पे हो सकता है, इसलिए ये v जो हमारा है वो बस आर हो सकता है और कुछ नहीं। दिस v कैन बी ओनली आर। अगर कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, आप डायरेक्टली उसे बोलिए कि ये क्वेश्चन ही गलत है। R2 पे हमारे ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी तो होती ही नहीं, तो जहां हम कंपेयर ही नहीं। अच्छा, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है ये पता है ना आप लोगों को? यस मैम, अरेंज करना किसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट, जैसे अगर कोई दो रियल नंबर्स हो तो हम ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली, इफ a and b are any two numbers then either a is less than b or a is greater than b or a is equal to b। ठीक है, ये होती है हमारी ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कि किन्हीं भी दो नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली। और ये कंपैरिजन केवल हमारी R में होती है, R2 में नहीं होती, C में नहीं होती, C2 में नहीं होती, और बहुत सारे जो फील्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे उन सब किसी में नहीं होती। This ordering property only exists in R. So whenever we are finding some minima or maxima of any problem, our function must be contains the codomain of R. इस फंक्शन का कोडोमेन हमेशा R में होना चाहिए। R में कह रहे हैं मतलब Z Q C ये सारे आ सकते हैं, पता है ना आप लोगों को, वो सब सबसेट हैं, लेकिन इस R का कोई सुपरसेट नहीं हो सकता। जैसे आप लोग यहाँ हमें कहें कि इस फंक्शन का 1 1 इसकी मिनिमा है, ये इसकी मिनिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि R2 में कंपैरिजन ही नहीं एग्जिस्ट करता। However, this S can be anything. डोमेन हमारा कुछ भी हो सकता है, R, C, R2, C2, Cn, Rn, anything can be. So based on this domain, ये तो फिक्स है ना, सबका कोडोमेन फिक्स रहेगा। आप लोगों ने जब सुबह भी पढ़ा होगा या आज के पहले भी जब कभी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ी होगी, हमेशा आपने देखा होगा कि फंक्शन आपका डिफाइन होता था, उसका कोडोमेन R ही होता था, है ना? रिकॉल करिए,
जितने फंक्शंस आप लोगों ने कभी भी पढ़े थे, कभी कहीं देखा था कि आर के अलावा कभी यहाँ सी रहा हो, या आपको कोई ऐसा फंक्शन दे दिया हो जो कॉम्प्लेक्स हो, उसे कह रहा हो मिनिमाइज करो नो या मैक्सिमाइज करो? नहीं या था आर ना, होता था या उसका सबसेट रहता था। राइट? दिस कैन बी ओनली इन आर। सो कोडोमेन तो इसका हमेशा फिक्स है, आर होगा। ये एस कुछ भी हो सकता है, इस एक्स पे हम लोग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। जैसे यही फंक्शन जब हमने आपसे यहाँ पूछा, तो केवल अगर हम ये फंक्शन पूछे तो इसकी मैक्सिमम मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन अगर इस पे हम नॉर्म लगा दें तब इसकी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर सकती है। क्या हो जाएगा वो? बेसिकली ये जो वेक्टर है उसका लेंथ हो जाएगा। In that case, you may say that this will be the nearest vector to this. See, I am saying nearest vector. I am not saying minimum vector. इस वेक्टर के ये जो फंक्शन डिफाइन है, इन सब में सबसे ज्यादा पास नियरेस्ट इन द सेंस फ्रॉम जीरो से, या फिर अगर कुछ और स्पेसिफाई करें कहां से आपको मेजर करना है, देन इन दैट केस वी विल फाइंड from that vector to specific that thing. जैसे हम लोगों ने लीस्ट स्क्वायर पढ़ा था, याद है? लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन में हम लोग एक जो वेक्टर निकाल रहे थे, वो कौन सा वेक्टर होता था? जो हमारे सारे पॉइंट से सबसे कम डिस्टेंस पे होता था। याद आ रहा है? यस मैम। यस Okay. यस मैम। So basically, these optimization problems are categorized in three broad areas. First one is our P1 type problem. For P1 type problem, our function will be what? Minimize f of x, where f is defined from a closed interval xl comma xu, lower bound upper bound, to r. मतलब फंक्शन हमारा वन वेरिएबल फंक्शन है और ये डिफाइंड है किसी भी क्लोज इंटरवल से आर पे। फॉर एग्जाम्पल मिनिमाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैक्सिमाइज, सॉरी मिनिमा तो हम लोग फिक्स कर चुके हैं, तो हम मिनिमम पे ही चलेंगे। मिनिमाइज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, राइट? एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन कोई बताएगा क्या? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है? नो मैम, नो वो मैम, डिफाइन x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है। right? So for this we need to mention our domain will be r minus 1. 1 को निकाल दीजिए, अब जो पॉइंट्स बचे उसमें से आप फंक्शन को मिनिमाइज करिए, क्योंकि 1 पे डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो वो पॉइंट तो नहीं ले सकते, ठीक है। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम होती है हमारी P2। हम लोग उसे अपने कैटेगराइजेशन के लिए नाम दे रहे हैं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर नहीं है। मिनिमाइज f of x where f is defined from Rn to R, ठीक है। Rn to R मतलब फंक्शन अब मल्टी वेरिएबल होगा ना, डोमेन इसमें, इसके डोमेन में इसके फंक्शन का जो आर्गुमेंट आएगा बेसिकली ये x, अब ये Rn का मेंबर होगा ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और थर्ड कैटेगरी हमारी बनती है P3 प्रॉब्लम की, जिसमें हमें फंक्शंस को करना होता है मिनिमाइज f of x where f is defined from D, which is a subset of Rn, a subset of Rn to R, ठीक है। So broadly
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट P1 जिसमें हमारा फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, एक क्लोज इंटरवल एक्सएल कॉमा एक्सयू से आर पे डिफाइन होता है। इस वाले प्रॉब्लम को P1 वाले को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सिंगल वेरिएबल और वन डायमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसे हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैम P1 को वन डायमेंशनल प्रॉब्लम बोलते हैं। हाँ, मैम ये डी क्या है यहाँ पर? बी कहाँ पे, ये डी आ रहा है, अब इस पे आ रहा है, ठीक है। ये वन डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि एक्स इसमें हमारा आर का मेंबर होगा। ये जब हमने वन डायमेंशनल फिक्स कर दिया, एक्सएल कॉमा एक्सयू फिक्स हो गया ना, एक्सएल कॉमा एक्सयू इज अ सबसेट ऑफ आर ओनली। इंटरवल लिया दैट मींस ये आर का ही सबसेट होगा ना, इसलिए x की डायमेंशन 1 है, दैट्स व्हाई दिस P1 प्रॉब्लम इज नोन एज वन डायमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। नाउ फॉर दिस P2 is what, minimize f of x where f from Rn to R। अब x की डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी, एन। हाँ n होगी, राइट, मतलब मोर देन वन वेरिएबल होगी। सो दिस P2 वाले टाइप को प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल unconstrained optimization problem। Unconstrained optimization problem, ठीक है। अनकंस्ट्रेंट मतलब, अनकंस्ट्रेंट का हिंदी बताइए क्या होता है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं मैम, कोई बाधा नहीं है। राइट। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन का डोमेन हमारे पूरा Rn है, तो हमारा सोल्यूशन जो है बेसिकली इस फंक्शन का x जो होगा वो इस Rn में कहीं भी हो सकता है। हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं कि हमें कहां से x चाहिए, इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल क्यों, क्योंकि अब हमारे आर्गुमेंट का डायमेंशन मोर देन वन है। अनकंस्ट्रेंट व्हाई, बिकॉज नाउ आवर डोमेन इज होल Rn। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो तीसरी कैटेगरी हुई इसे बोलते हैं, जो D हमने एक प्रॉपर सबसेट ऑफ Rn ले लिया उसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल constrained optimization। Constrained optimization, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्यों, क्योंकि अब इसका जो भी सोल्यूशन आएगा मिनिमाइज इस दिस फंक्शन का, वो x हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया इस डोमेन से होने के लिए। ये पूरे Rn पे वेरी नहीं कर सकता, हमें पूरे Rn पे नहीं ढूंढना है, बस इस D पे ढूंढना है, जहां पे D हमारा एक प्रॉपर सबसेट ऑफ Rn है। लाइक अगर हम इसको R2 में डिनोट करना चाहें, मान लीजिए n = 2 है और हम आपको एक फंक्शन दें, ठीक है, हम आपको एक फंक्शन दें और आपके लिए D हम ये डिफाइन कर दें, एक सर्किल D हो गया हमारा x² + y² < > 1। तो ये जो है वो हमारा R2 का एक सबसेट तो है ना, ये क्लोज डोमेन, ये ब्लू वाला पार्ट, सर्किल का पार्ट। कलेक्शन ऑफ xy, ऑर्डर पेयर xy such that x² + y² is less than or equal to 1। यही रीजन जो होगा हमारे इस सर्किल को डिफाइन करेगा ना। यस मैम। यस मैम। तो हम इसे नाम दे देते हैं अपने R2 के लिए D। तो अब ये D हमारा फिक्स हो गया। अब अगर आप कोई फंक्शन आपको दे जो जिसकी मिनिमा हम आपसे इसी डोमेन में पूछें,
तो आपको हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिए ना कि अब हमें इसी रीजन में ही सोल्यूशन चाहिए, इसके बाहर का हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए कंस्ट्रेंट कर दिया हमने आपके रीजन को, एंड दैट्स व्हाई दिस वन विल नोन एज कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर restricting our solution space। और मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि फिर से हमारा फंक्शन जो है Rn से मतलब मल्टी वेरिएबल है, राइट? क्लियर है? यस मैम। Okay, so this was the categorization of this. In our syllabus we will learn this one and this one only। हम लोग के सिलेबस में बस यही दोनों प्रॉब्लम्स हैं। अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स एक वन डायमेंशनल वाली है, एक मल्टी डायमेंशनल वाली है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये हायर क्लासेस में जाती है। प्रोबेबली अगर आप लोगों को आगे मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी तो उसमें आ सकता है, but for the right now we will learn only these two problems how to solve, and we will learn 3 methods for this problem, P1 problem, and 3 methods for this problem, P2। ठीक है, ओके। मैम हाँ मैम कुछ बोलिए। देर पहले आपने 2 बात बोली थी, वो बात मैं दोहरा रहा हूँ और उससे हाँ आप बोलिए। बताइए वो सही है कि नहीं। आपने बोला कि मिनिमम किसी भी फंक्शन का मिनिमम तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका कोडेमेन रियल से बिलोंग करे ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में। हाँ और ये कोई या और डोमेन मतलब डोमेन पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो रियल के मल्टीपल डायमेंशन में हो सकता है, जैसे आर हो सकता है, आर एन हो सकता है। सिर्फ लिमिटेशन है कि कोडेमेन रियल होना चाहिए, सिर्फ आर से बिलोंग करना चाहिए ना, यही 2 बात है। सही है मैम? हाँ आप बताइए। हाँ, कोडोमेन हमारा रियल होना चाहिए, डोमेन हमारा कोई भी सेट हो सकता है। जैसे सी, हम आपसे फंक्शन जैसे ऐसे डिफाइन कर दिया हमने, एफ हमने डिफाइन किया सी से आर पे, ठीक है, आर पे डिफाइन कर दिया। फंक्शन हमारा कैसा है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, एंड आई विल आस्क यू फाइंड मिनिमम ऑफ एफ जेड। तो क्या आप नहीं फाइंड आउट करके बता सकते क्या होगा? इस फंक्शन की मिनिमम पूछ रहे हैं ना हम आपसे। ये फंक्शन तो हमारा आर पे चला गया। मॉड ऑफ जेड क्या होता है? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई है तो, राइट? हम इसे दूसरे तरीके से भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी वेरिएबल में जो हम लोग पढ़ेंगे। एफ ऑफ एक्स, एक्स को हम ले रहे हैं x1 x2 x3, x1 x2 x3, ठीक है। फंक्शन हमारा कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, एंड आई आस्क यू फाइंड f मिनिमम ऑफ fx फॉर दिस वन। तो अब ये जब पूरा हमारा नंबर में चला जाएगा, तो जब रियल नंबर में आ गया तो वहां तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना। यहाँ पे इशू क्या था? देखिए, जब हमने R2 में लिया था तो हमारे पास 1 1 आया, और ये वेक्टर्स में हमारे कोई कंपैरिजन नहीं एग्जिस्ट करता कि कौन सा वेक्टर छोटा है कौन सा वेक्टर बड़ा है, ये हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। लेंथ, वेक्टर की लेंथ एक अलग चीज है। अगर आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि आपका आपके छोटे बड़े वेक्टर के सेंस में क्या है, किसके रिस्पेक्ट में छोटा बड़ा कह रहे हैं, तब वो आएगा। ठीक है? यस मैम, क्लियर। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन कि कितने टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोगों को इसमें से यही 2 लर्न करने हैं जो आप लोग एलपीपी में पढ़ रहे हो ना। जैसा आप लोगों ने हमें बताया, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। यस मैम। वो बेसिकली आपका इसमें जाता है, और इसमें भी आपका फंक्शन, और जैसे देखिए अब जैसे यहाँ आया तो हमने आपको फंक्शन डिफाइन किया, मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू जी ऑफ एक्स।
लेस देन आर इक्वल टू सम बी, ठीक है, सब्जेक्ट टू जी एक्स, कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर प्रॉब्लम कब होगा? अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कैसे आएगा ये देखिए, हमें एफ ऑफ एक्स को मिनिमाइज करना है। कहां पे मिनिमाइज करना है? जहां पे जी ऑफ एक्स हमारा होल्ड हो रहा है, लाइक जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम बी लिखते हैं, ठीक है, जी ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, दिस इज आवर कंस्ट्रेंट। तो जहां पे ये जी ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी होल्ड हो रहा है, वहीं पे हमें अपनी, उसी डोमेन में हमें अपने फंक्शन की मिनिमा फाइंड आउट करनी है कि उस डोमेन में हमारा फंक्शन कहां पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो ये जो एफ है हमारा डिफाइन है, एफ फ्रॉम आर एन टू आर जाएगा, ठीक है, और जी हमारा आर एन टू आर एम जा सकता है। यहाँ पे जब हम लोग डिफाइन करते हैं जी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसीडर कर रहे हैं, g1 ऑफ x, g2 ऑफ x, g3 ऑफ x, तीन ही का एग्जांपल हम ले रहे हैं, एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जब ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, क्या करते हैं, हमारे कंस्टेंट जो है g1 ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू बी 1, g2 of x less than or equal to b2 and g3 of x is less than or equal to b3। जहां पे ये तीनों कंडीशंस हमारी होल्ड होंगी, उसी रीजन में हमें अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जहां पे इनमें से एक भी वायलेट हो, वो हमारा सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, जिन्हें सेटिस्फाई करना होता है, बेसिकली वही हमारी डी क्रिएट करती हैं कि हमारा रीजन कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। अब जो आप लोग एलपीपी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि एक तो आपका एफ लीनियर होगा, दूसरा आपका जी भी लीनियर होगा। whenever f and g both are linear functions, both are linear functions, linear functions, then that multidimensional unconstrained optimization, multidimensional constraint optimization problem, basically P3, then P3 becomes LPP. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जब एफ और जी दोनों रियल होते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे जब आप लोग वो पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये वाला नहीं कर पाओगे, इसे मिनिमाइज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? बताइए। पावर जिसके बनना है, हाँ, सॉरी, फिर पावर से बोलिए। हाँ बोलिए फिर से। वेरिएबल तो मैम पावर नहीं होना चाहिए उसको। राइट, वेरिएबल्स का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कहीं भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ना तो खुद से ना किसी और से, ठीक है। इसीलिए आप लोग वहां पे पढ़ रहे थे मिनिमाइज a1x1 plus a2 c, बेसिकली यूज किया गया होगा ना, c1x1 plus c2x2 plus cnxn सब्जेक्ट टू ax लेस देन आर इक्वल टू b, यही कहा गया था या और कुछ था? सब्जेक्ट टू ax लेस देन आर इक्वल टू b। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम लोग एलपीपी कहते हैं, वही हमारे पूरी स्टडी में करी जाती है एलपीपी वाले में। एलपीपी में मेनली हम लोग इसी प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो उसमें 102 में आप लोग टेक्निक सीखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और यहाँ हम लोग सीखेंगे कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ हमारा f लीनियर होने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, however in this our f and g both are restricted to be linear only, ठीक है।
यस मैम। ओके मैम। ओके, नाउ अब आया कि ठीक है, एक तो हमारे फंक्शंस नॉन लीनियर होने जा रहे हैं। जैसे ही फंक्शंस नॉन लीनियर होंगे, पता नहीं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम अपने जो मेथड्स जानते हैं उसे तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो अब हम लोगों को नई टेक्निक सीखनी होगी कि किसी नॉन लीनियर फंक्शंस के या फिर किसी आर्बिट्रेरी फंक्शंस के कैसे मिनिमम मैक्सिमा बिना डेरिवेटिव को यूज किए फाइंड आउट करें। ठीक है, P1 के लिए हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। We will learn three methods और P1। ठीक है, कौन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा हमारा जिसे कहते हैं डाइकोटॉमस। डाइकोटॉमस लीनियर सर्च मेथड। ठीक है, सेकंड होगा हमारा गोल्डन सेक्शन। गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड। ठीक है, लीनियर वैसे तीनों में रहता है, हाउएवर इन जनरल इन्फ्लुएंसी में हम लोग बोलते नहीं है लीनियर। ठीक है, थर्ड होगा हमारा फिबोनाची सर्च मेथड। डाइकोटॉमस तो मैथमेटिशियन का नाम है। गोल्डन सेक्शन नंबर जानते हैं क्या आप लोग? नो मैम। नो मैम। ओके, और फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस? यस मैम। Yes, ma'am. बाकी जानते Yes, ma'am. क्या होती है फिबोनाची सीक्वेंस? मैम जैसे एक सीरीज दी हुई है ऐसे तो मतलब अपने 0 0 1 दोनों का सम 0 1 1 2 मतलब कोई भी नंबर 3 जिसमें 2 नंबर का सम होता है। हाँ, फिबोनाची सीक्वेंस वो सीक्वेंसेज होती हैं जिसमें हर सक्सेसिव टर्म अपने प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होता है। ठीक है, गोल्डन सेक्शन नंबर, गोल्डन सेक्शन नंबर एक नंबर होता है। बेसिकली इसका गोल्डन सेक्शन नाम क्यों रखा गया है? जैसे मान लीजिए ये हमने आपको एक इंटरवल दिया, ठीक है, इसे आपने 2 रीजन में डिवाइड किया, यहाँ पे डिवीजन किया हमने। ये एक कोई पार्ट है हमारा A और ये कोई पार्ट है B। ठीक है, तो हमें एक ऐसा डिकम्पोजिशन इसका फाइंड करना है जो कि हमें दे A प्लस बी अपॉन A इज इक्वल टू A बाई B। ठीक है, यही हमारा ये जो नंबर आएगा इसके लिए वही हमारा गोल्डन सेक्शन नंबर होता है। ये गोल्डन सेक्शन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हम मतलब एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता क्यों पड़ा, पर जहां तक हमें पढ़ने में समझ आया वो सेक्शन से आ रहा था। एक तो सेक्शन से गोल्डन क्यों था? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप का दे रहा था। ये देखिए, फुल लेंथ डिवाइडेड बाय लार्ज वन इज इक्वल टू लार्ज वन डिवाइडेड बाय स्मॉल वन, A बाई B। गोल्डन सेक्शन रेशियो इसे कहते हैं हम लोग, गोल्डन सेक्शन रेशियो। इसकी वैल्यू होती है 1.618 और कुछ नंबर्स होती हैं 3 4। ठीक है, ये प्रोबेबली ग्रीक से आया था और वहां पे कुछ रेक्टेंगल्स को बनाया गया था। उन रेक्टेंगल्स में जो इसे सेटिस्फाई कर रही थी ना, उस वाले रेक्टेंगल के लिए वो लोग काफी हैप्पी फील कर रहे थे उसे देख के। सेटिस्फाई मतलब
जैसे होता है ना किसी चीज को देख के हमें खुशी मिलती है, तो मैम ये तो कुछ गोल्डन रेशियो है। हाँ, ये गोल्डन रेशियो है, इस नंबर को ही तो कहते हैं ना गोल्डन रेशियो नंबर। उसी से ये मेथड आया है, इसी नंबर से। और ये जो थर्ड वाला मेथड है वो फिबोनाची सीक्वेंस से आया हुआ है, इसलिए इसका नाम फिबोनाची सर्च मेथड है। और फर्स्ट वाला डाइकोटोमस है, डाइकोटोमस एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमें डेरिवेटिव भी नहीं यूज करना है, तो फिर हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन निकालें कैसे, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कैसे करें। और साथ में ये भी था, आप लोगों ने शुरू में हमें बताया कि किसी फंक्शंस के लिए एक से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकती हैं। एक तो हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगाने जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल टेक्निक में बेसिकली हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा फंक्शन यूनी मॉडल है, ठीक है। Whenever we are going for any numerical technique for solving these problems, optimizations problems, we assume that our function is unimodal. Unimodal functions. Unimodal functions क्या होते हैं? जो अपने given region में, क्योंकि अब हम लोग मिनिमा अपने फिक्स कर चुके हैं, तो हम लोग मिनिमा के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। So unimodal functions are what? Any function is said to be unimodal if it takes only at one position their minima. यूनिक मिनिमा हो उसकी उस रीजन में, जिस भी रीजन में हम लोग सर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। If it has a unique minima, मिनिमा फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो मिनिमा, मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे तो मैक्सिमा। यूनिक मिनिमा मैक्सिमा इन द गिवन रीजन, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एज्यूम करके चलेंगे कि हमारी लोकल मिनिमा एक ही है, एक से ज्यादा लोकल मिनिमा हमारे पास नहीं है। जिस रीजन में हम लोग जा रहे हैं सर्च करने, हमारा फंक्शन का रीजन क्या है, एक्सएल कॉमा एक्सयू। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो अपना एक ही पॉइंट पे मिनिमा रख रहा है, यूनिक मिनिमा रख रहा है, ठीक है। Yes, इन न्यूमेरिकल मेथड्स we assume that बेसिकली इन तीनों में we assume that, क्योंकि ये डेरिवेटिव फ्री मेथड्स हैं, सो बेटर होगा हम P1 मेंशन कर दें। we assume that for P1 problems, P1 type problems, functions are unimodal, ठीक है। तो ये डाउट तो खत्म हो गया ना कि एक से ज्यादा मिनिमा आएगा तो क्या करेंगे या फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा फंक्शन गिवन रीजन में एक ही जगह अपने मिनिमा ले रहा है और हमें वही यूनिक मिनिमा फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इन जनरल हमने माना क्या है, f फ्रॉम एक्सएल कॉमा एक्सयू टू आर, ठीक है, यही है ना P1 हमारा। let f from xl comma xu to r minimize f of x or x belonging to xl comma xu,
ठीक है, तो फंक्शंस ड्रॉ होंगे तो कहीं ग्राफ बनेंगे। सपोज ऐसा कुछ ग्राफ बना, ठीक है, एक्सएल कॉमा एक्सयू हमारा ये रीजन दिया, ये मान लेते हैं हमारा एक्सएल है, ये मान लेते हैं हमारा एक्सयू है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी न्यूमेरिकल टेक्निक्स का टारगेट क्या होता है, ये जो रीजन दिया रहता है इसे हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये हमारी गिवन रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी है। रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारे फंक्शन की मिनिमा इसी में लाई कर रही है, कहाँ लाई कर रही है ये नहीं पता, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होता है, इस रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना जितना भी हम कर पाए। तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसा मेथड पढ़ा है जिसमें आप लोग फंक्शन के डोमेन को कम करते हुए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक्स में? बाइसेक्शन, न्यूटन राप्सन, न्यूटन, याद आ रहा है कुछ कुछ? एक बार रिपीट कीजिए, क्या नाम लिए हैं? बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन राप्सन मेथड, रूट फाइंड आउट करने के हैं। नहीं पढ़ा है? मैं वो भी आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। No, मैम नहीं पढ़े हैं। बाइसेक्शन मेथड्स फॉर रूट फाइंडिंग में नहीं पढ़ा है? No, अच्छा, कोई भी न्यूमेरिकल टेक्निक पढ़ी है रूट फाइंड आउट करने की? नो मैम। No, मैम। ठीक है, नहीं पढ़े हैं अगर तो हम उस वाले पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारा जनरल फ्रेमवर्क क्या होता है न्यूमेरिकल टेक्निक से फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से, हमें अपने गिवन रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी में कोई दो पॉइंट्स चूज करने होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक यहाँ चूज किया, एक यहाँ चूज किया, ये कहीं भी हो सकता है, हमने जस्ट फॉर द सेक यहाँ पे लिया, ठीक है। इसे मान लीजिए हमने अपना फर्स्ट बोला एक्स ए, इसे मान लीजिए हमने अपना सेकेंड बोला एक्स बी। तो हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू हमारे कहाँ पे, क्योंकि हमने कहा फंक्शन की यूनिक मैक्सिमा मिनिमा है। सो व्हाट विल हैपन इफ f of xa is less than f of xb, ठीक है। हम कह रहे हैं कि फंक्शन की एक तो हमारे पास यूनिक मिनिमा है, दूसरा जो हमने ये ट्रायल पॉइंट्स निकाला उस पे हमें मिल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू xb पे बड़ी है ऐसे। तो क्या हम अपना नया रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी यहां से यहां तक डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि एक ही जगह वो अपनी मिनिमा लेगा ना, yes, और इस वैल्यू पे वो छोटी है, तो मतलब ये तो फॉर श्योर हो जाएगा ना कि इसी रेंज में कहीं लाई कर रहा है, क्योंकि इस रेंज में एक वैल्यू तो कम से कम हमारे पास है ना जो इससे छोटी है। yes, सो अगर ये कंडीशन हमारे पास मिल रही है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा नया रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा? xa to xb, एक्सएल टू एक्सबी। ए के इधर छोटा नहीं है, ये अभी कहाँ गारंटी मिली? इस पोर्शन को अभी हम रिमूव नहीं कर सकते ना। जैसे हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मिनिमा इसकी यहां मिल रही हो। yes, इसलिए केवल जो बड़ी वाली वैल्यू आई उसके इधर का पार्ट हमने रिमूव किया, ठीक है। अगर f ऑफ एक्स बी लेस देन f ऑफ एक्स से हो गया
मतलब एक्स ए पे वैल्यू बड़ी है, एक्स बी पे छोटी है, और फिर से मिनिमा वो एक ही जगह ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि हमारी जो नई रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी डिफाइन होगी वो ये वाली होगी। एक्सए के लेफ्ट वाला पोर्शन हम लोग लीव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू ले रही है, इसके अंदर हमें एक जगह मिल रही है जहां पे इस बाउंड्री से कम वैल्यू ले रही है वो, राइट? इस केस में हो जाएगा एक्सए टू एक्स यू, ठीक है? सी, हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो हर बार तो ग्राफ नहीं ड्रॉ करने जाएंगे ना। न्यूमेरिकल टेक्निक सीख रहे हैं मतलब हम लोग को सब कुछ कैलकुलेशन से करना है। और अगर मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ भी कर लिया तो एग्जैक्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे? सबकी स्केलिंग कर पाए हम लोग एग्जैक्ट, जो कि जरूरी नहीं है ना। ओके, तो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क यही होता है इन तीनों मेथड्स के लिए। क्या होता है कि हम पहले अपनी रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी डिफाइन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे उन दोनों उसके बाद उस रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी में हम 2 पॉइंट्स चूज करेंगे, उनको बोलते हैं हम लोग ट्रायल पॉइंट्स। जो पॉइंट्स हम लोग नए चूज कर रहे हैं इस रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी में, उन ट्रायल पॉइंट्स पे अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है? हम ये ट्रायल पॉइंट्स जो चूज करेंगे हम, उसका बेसिस क्या होगा? मतलब रैंडम चूज करेंगे? नहीं, रैंडम नहीं चूज करेंगे। वो ट्रायल पॉइंट्स हम कैसे चूज करेंगे वही बेसिकली हमारे मेथड्स के नाम आते हैं, बस वही वेरी करता है तीनों में, बाकी कैलकुलेशन सेम होती है। डाइकोटॉमस होगा तो हम दूसरे तरीके से ट्रायल पॉइंट्स चूज करेंगे, गोल्डन सेक्शन होगा तो हम दूसरे तरीके से इन ट्रायल पॉइंट्स को चूज करेंगे, और फिबोनाची होगा तो दूसरे तरीके से चूज करेंगे। सो वो हम लोग पढ़ेंगे, उस पे हम आएंगे। अभी हम बस एक जनरल फ्रेमवर्क बता रहे हैं कि कैसे काम करता है ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बिना डेरिवेटिव यूज किए हम लोग को करना है, ये याद रखिएगा। हम लोग ये कहीं नहीं मान रहे हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, कंटिन्यूअस भी है कि नहीं है, उससे भी हमें मतलब नहीं है। इवन जो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है उनके भी मिनिमा इससे फाइंड आउट की जा सकती है। ओके ओके मैम, आपने बोला था कि रूट्स के बारे में आप पूछ रहे थे, आपने कुछ मेथड्स के नाम बताए थे, मतलब वो रूट्स किस सेंस में निकालना, मतलब कैसे निकालते हैं? वो रूट्स पॉलिनोमियल वाले रूट्स होते हैं हम लोग के, fx = 0 वाले। अच्छा, उससे निकालते हैं, उसके हाँ, डिफरेंट मेथड्स हैं आप बता हाँ, सकते? जैसे कि ये कब आता है, अब आप लोगों ने उठा दिया तो हम बोल ही देते हैं। सी, जैसे ही पॉलिनोमियल हमारी 4 डिग्री से ज्यादा की होती है ना, हमारे पास कोई क्लोज फॉर्मेट अभी तक एग्जिस्टिंग नहीं है जिससे हम लोग एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट कर सकें। सेकेंड डिग्री के लिए श्रीधराचार्य है, थर्ड डिग्री के लिए और 4th डिग्री के लिए है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4th डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, 4th के लिए डेस्कार्ट है, थर्ड डिग्री का नाम हम भूल रहे हैं। लेकिन 4 से ज्यादा अगर पावर हो गई हमारे पॉलिनोमियल की, डिग्री 4 से ज्यादा हो गई, तो हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम फाइंड आउट कर सके हिट एंड ट्रायल के अलावा। लेकिन कंप्यूटर तो हिट एंड ट्रायल पे काम नहीं करेगा ना, कंप्यूटर को क्या पता हिट एंड ट्रायल क्या होता है। तो उसी के लिए प्रॉब्लम क्या, तो उसी के लिए हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल, कुछ टेक्निक्स डेवलप हुई हैं जिसे न्यूमेरिकल टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं, जिनमें आता है आपका बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन मेथड, न्यूटन राप्सन मेथड, और कुछ मेथड्स हैं। वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है तो हम लोग अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? However, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सर्च करिएगा, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको देख के अच्छा लगेगा इसे, ठीक है? हाँ, अब इस पे हम बैक आते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अपने 2 ट्रायल पॉइंट्स चूज करेंगे, ट्रायल पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करके उनके वैल्यूज के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, करके। अच्छा, इसमें एक और केस आएगा
एफ ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी, अगर ये हुआ तो कहाँ हमारा सोल्यूशन लाई करेगा, मिनिमा फंक्शन की कहाँ लाई करेगी, अगर एक्स ए और एक्स बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई तो सी फंक्शन मिनिमा एक ही पोजीशन पे ले रहा है ना, यस मैम। तो अगर मिनिमा एक ही पोजीशन पे ले रहा है दैट मीन्स और इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारी मिनिमा कहीं इसके बीच लाई कर रही है, एक्स ए एक्स बी के, ना तो वो इधर है ना तो वो इधर है, ठीक है, एक्स ए एक्स बी के बीच लाई कर रही है। लेकिन जब हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो इस केस को हम लोग इस वाले में इंक्लूड कर लेंगे, 3 केस हम लोग नहीं बनाएंगे, मतलब क्योंकि हम लोग जो बना बनाया मेथड है उसे लर्न कर रहे हैं ना, हम लोग अपनी टेक्निक डेवलप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले केस को हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे, थर्ड वाले को फर्स्ट में। हम लोग 2 ही केस कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स ए लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी और एफ ऑफ एक्स बी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स ए। फाइन, बेस्ड ऑन दिस वी विल रिड्यूस आवर रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ये आ गया, अब फिर इस वाले रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी में हम 2 ट्रायल पॉइंट्स चूज करेंगे, उन दोनों ट्रायल पॉइंट्स पे फिर से फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से रीजन को छोड़ना है, क्या हमारा नया रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी होगा। इसी प्रोसेस को तब तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्यूशन मिल नहीं जाता, ठीक है, ओके मैम। फ्रेमवर्क क्लियर है ना? यस। ओके, मैक्सिमा कैसे करेंगे? मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए एफ को माइनस एफ से ले लेंगे ना, देखिए सी मैक्सिमा अगर हमें फाइंड आउट करना रहा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एक फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, जी एक्स की मिनिमा निकाल लीजिए, मिनिमाइज जी एक्स, जी एक्स की जब मिनिमा मिल जाए उसका निगेटिव साइन लगा दीजिए, वही आपका मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन बताया ना हमने इसके लिए, ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा मेथड भी बचता है जिसे आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वो बताएंगे तो फिर से आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग सब लोग ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मैम पहले ये बता दीजिए, उसके बाद लास्ट में होगा ना साथ लीजिएगा। इसलिए पहले एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है, एक के लिए सीख लेंगे दूसरा आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, हम बता देंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स डिफाइन करेंगे जो हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में अपने यूज करने वाले हैं, कौन सा कलर यूज करें, ये नोटेशंस, ठीक है, I K will denote our X L K, X U K, ठीक है, I K, I हम लोग इंटरवल के लिए यूज करेंगे, K मतलब Kth, ये हमारा होगा Kth रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, एक्सेल फंक्शन जो हमारा डिफाइन था, ठीक है, एक्सेल लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ इनिशियल रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, जो सबसे पहले हमें दिया रहेगा, इनिशियल रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, XU will be right end point,
एक्सएल कॉमा एक्सयू डिफाइन किया था ना, right end point of the initial range of uncertainty. Ik we will use for kth range of uncertainty. XLK will denote left end point of kth range of uncertainty are in kth iteration. इटरेशन करना है ना हम लोग को, ठीक है। उसी के लिए कुछ नोटेशन हम डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे। XUK विल बी राइट इन पॉइंट। क्या बोले, इटरेशन करना है ना? हाँ, इटरेटिव मेथड्स पढ़ेंगे ना हम लोग। जैसे हमने ये क्या कहा यहाँ पे कि हम लोग 2 पॉइंट्स यूज करेंगे, फिर से उन 2 पॉइंट्स में से अपना डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा नया रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी होगा, फिर नए रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी में फिर हम लोग 2 ट्रायल पॉइंट्स चूज करेंगे। तो ये हम लोग एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, इटरेट कर रहे हैं ना। यस मैम। इसीलिए कहा कि इटरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। XUK will be right end point of the kth range of uncertainty. EAK will be function value, okay, पहले XAK और XBK। XAK first trial point of first trial point in kth iteration. XBK 2 पॉइंट चूज कर रहे हैं ना हम लोग, XBK को बोलेंगे सेकेंड ट्रायल पॉइंट इन kth iteration. Then EAK will be value of the function at first trial point. EAK is defined as value of the function at first trial point XAK. That is value of the function at first trial point in kth iteration. ठीक है। EBK will be f at XBK, फंक्शन की वैल्यू सेकेंड ट्रायल पॉइंट पे, दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन at second trial point in kth iteration, ठीक है। इसके अलावा क्या यूज करेंगे, मॉड ऑफ IK, मॉड ऑफ IK ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दैट विल बी मॉडुलस वैल्यू ऑफ XUK minus XLK, that will be length of GTH, length of kth range of uncertainty. ठीक है।
ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम लोग अब जब इटरेटिव टेक्निक्स लर्न करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार देख लीजिए। स्क्रॉल डाउन कीजिए, लास्ट पर कीजिए। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब लर्न करते हैं कि डाइकोटोमस क्या है, क्योंकि देखिए अब फंक्शन तो हमें दिया रहेगा, इनिशियल रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी भी दी रहेगी, जनरल फ्रेमवर्क भी हम लोगों ने समझ लिया कि हमें दो पॉइंट्स चूज करने हैं, उसमें अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, फिर वहां से डिसाइड करना है कि हमारा नया रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि हमारी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी हमें मिल नहीं जाती। रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या होगी, वो आपके प्रॉब्लम में दी रहेगी। ठीक है, सो नाउ वी विल लर्न dichotomous search method. अच्छा, dichotomous search method है for P1 problem है, that means we have given what, f from xl comma xu to r, ये दिया है। ठीक है, अब अगर हम आपसे बता रहे हैं कि हमने आपको एक फंक्शन दिया, हम कह रहे हैं कि हमारी मिनिमा इसी के बीच में लाई कर रही है, तो मतलब एक जनरल परसेप्शन क्या होता है कि वो हमारी ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ हो सकती है। इस इंटरवल में अगर हमारा इन जनरल हम आपको कह रहे हैं कि ये इसी के बीच में हमारी कहीं ऑप्टिमम पॉइंट लाई कर रही है, और हम आपसे कहें कि कोई एक पॉइंट चूज करिए जो आपको ऑप्टिमम दे। सी अप्रोक्सीमेट की ही बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग कौन सा पॉइंट रिकमेंड करोगे, किसे हमें ऑप्टिमम चूज करना चाहिए? मैम बीच वाला चूज करते हैं। राइट, बीच वाला चूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब क्योंकि हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन में टेक्निक थी हमें दो पॉइंट चूज करने हैं, और अगर हम मिनिमम चूज करते हैं तो हमें बस एक ही पॉइंट मिलेगा। तो फिर इस मिड से मतलब इस एक पॉइंट से हम दो पॉइंट्स कैसे बनाए? जैसे मान लीजिए एक जनरल परसेप्शन होता है कि अगर इस इंटरवल में कहीं लाई कर रहा है, हमसे अप्रोक्सीमेट पूछा जाएगा तो हम भी यही कहेंगे कि इसके मिडिल वाला एक्सएम ले लो। लेकिन एक्सएम तो मतलब हमें दो पॉइंट्स चूज करना है यहाँ पे, एक्सए और एक्सबी। तो इस एक्सएम से कोई आइडिया दे सकता है क्या कि हम दो पॉइंट्स कैसे बनाए? मैम दोनों बराबर डिस्टेंस पे दोनों चलेंगे। दोनों बराबर डिस्टेंस पे कहाँ से? एक्सएम से लेफ्ट में चलेंगे और राइट में चलेंगे। राइट, एक्सएम से लेफ्ट में थोड़ा सा ये कर देते हैं इधर, और एक्सएम से इतनी ही डिस्टेंस पे राइट में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स से, ये हो गया एक्स बी। यही डाइकोटोमस सर्च मेथड था। एक्स ए और एक्स बी आपको कैसे चूज करना है, मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा इधर लीजिए और थोड़ा सा इधर लीजिए। अब बचा कि कितना लेना है, तो वो आपको एप्सिलॉन दिया रहेगा, कितनी डिस्टेंस लेनी है, दिस विल बी एप्सिलॉन व्हिच विल बी ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। और डाइकोटोमस सर्च मेथड में एप्सिलॉन हम लोग लेके चलते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम लोग अपना ट्रायल पॉइंट चूज करते हैं। सो व्हाट विल बी आवर एक्स ए फर्स्ट ट्रायल पॉइंट? First trial point based on this interval will be xm minus epsilon. xb will be what? xm plus epsilon, where epsilon will already be given. xm क्या होगा? xm का नंबर बताइए। xl plus xu upon 2. Yes, xl plus xu upon 2 minus epsilon, and this will be xl plus xu upon 2 plus epsilon.
फिर बेस्ड ऑन योर रिमेनिंग कैलकुलेशन डिसाइड करिए कौन सा आपका नया रेंज अनसर्टेनिटी होगा, फिर उसे अपडेट करेंगे, फिर करेंगे। ये प्रोसेस हमारा डाइकोटोमस सर्च मेथड देगा। सो नाउ आई विल स्टेट डाइकोटोमस सर्च मेथड एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम एक मिनट हमें देख लेने दीजिए कि उसे स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होगा, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। गिवन क्या है? पहला तो fx गिवन रहेगा, दूसरा I गिवन रहेगा, I1 कह देते हैं, which will be our initial range of uncertainty, xl, xu, तीसरा एप्सिलॉन गिवन रहेगा, चौथा डेल्टा गिवन रहेगा। डेल्टा क्या होगा कि हमें रुकना कहाँ है, हमारी स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या बननी है। ठीक है, सो व्हाट विल बी आवर स्टेप, आवर इनपुट विल बी fx, फंक्शन दिया रहेगा, इनिशियल इंटरवल दिया रहेगा, एप्सिलॉन दिया रहेगा, डेल्टा दिया रहेगा फॉर स्टॉपिंग क्राइटेरिया। व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट set xl1 is equal to xl for 1 कर रहे हैं ना, फर्स्ट इटरेशन अपना इनिशिएट कर रहे हैं इसीलिए xl1 is equal to xl and xu1 is equal to xu। ठीक है, ये मिल गया। देन कैलकुलेट टू ट्रायल पॉइंट्स, xa1 will be xl1 plus xu1 divided by 2 minus epsilon, xb1 is equal to xl1 plus xu1 divided by 2 plus epsilon। ठीक है, दो ट्रायल पॉइंट्स मिल गए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें अपना लूप चलाना है until convergence do for k is equal to 1, 2, 3 and so on. This we have to do, what we have to do, EAK value at first trial point, f at xak and EB, k, which is our value at second trial point, xbk. Now check. Check EAK is less than or equal to EBK. If yes, अगर yes हुआ मतलब वैल्यू हमारी फंक्शन बड़ी इस पे है ना, तो हमारा नेक्स्ट रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, IK+1 will be, देखिए देख के बताइए, जब फंक्शन हमारा बड़ा हो रहा था XB पे तो क्या हो जा रहा था, XL to XB है ना, लेफ्ट से सेकेंड ट्रायल पॉइंट तक। ठीक है, लिखे? Yes. If yes, then our IK+1 will be XLK to XBK. ठीक है, देन IK+1 ith रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी मिली है, इससे हम लोग अपना एंड पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं। XLK+1 will be XLK, XUK+1 will be
एक्स बी के, ठीक है। न्यू ट्रायल पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, एक्स ए के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एल के प्लस 1 प्लस एक्स यू के प्लस 1 divided by 2 minus epsilon. xbk plus 1 will be what? xbk plus 1 will be xlk plus 1 plus xuk plus 1 divided by 2 plus epsilon. And अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब ये करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फेल हुआ, नो, देन व्हाट वी विल डू, अगर ये कंडीशन फेल हुआ तो हमारी क्या होगी नेक्स्ट रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर ये कंडीशन फेल होगा दैट मीन्स व्हाट, आवर ई बी के इज लेस देन ई ए के, है ना, नहीं, यस मैम, ठीक है। ई बी के विल बी, ई बी के पे वैल्यू छोटी होगी, ई बी के पे छोटी होगी तो हमारा रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हो जाता है, फर्स्ट ट्रायल पॉइंट से राइट एंड पॉइंट। देखिए एक्स बी पे छोटा हुआ था एक्स से, तो एक्स ए टू एक्स यू हो गया था, यहां से यहां तक का। देन आवर आई के प्लस 1 विल बी एक्स एक्स ए के टू एक्स यू के, ठीक है। Based on this, what will be our left end point for k plus 1th iteration? X a k, x u k plus 1 will be x u k. First trial point will be x a k plus 1 will be x l k plus 1 plus x u k plus 1 divided by 2 midpoint minus epsilon. Next trial point will be second trial point, x b k plus 1 is equal to x l k plus 1 plus x u k plus 1 divided by 2 plus epsilon, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो लूप चलेगा। अब हमने कहा until convergence to, दैट मीन्स कन्वर्जेंस क्राइटेरिया भी हमें देनी होगी, है ना, डू लूप चलाया है ना, तो डू लूप को अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो वो इनफाइनेटली में नहीं चलेगी ना, इंड डू, इंडू करना पड़ेगा। अब इंडू करेंगे तो इंड डू करने के लिए हमें कोई कंडीशन भी तो देनी होगी ना कि लूप कब रुकेगा। सो आवर स्टॉपिंग क्राइटेरिया विल बी, स्टॉपिंग क्राइटेरिया will be mod of ik by 2 is less than delta. हमारे kth रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी आर के प्लस 1 कर देते हैं, k प्लस 1 रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी इज की लेंथ, हाफ लेंथ उसकी लेस देन डेल्टा हो, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन रहेगा, डेल्टा कितना होना है, ठीक है, हमें कब रुकना है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, हमारा इससे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ये तो हमें रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी दिया, हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना था, अपना मिनिमल पॉइंट और मिनिमम ऑफ द फंक्शन। देन व्हाट वी विल डू, सपोज करिए, देन आवर x star will be xlk plus 1 plus xuk plus 1 divided by 2 midpoint k plus 1th iteration का, ठीक है। and f star is what, f at x star, this will be our optimum value of the function and this will be our
optimal point where our function f takes its optimum. This is optimal point and this is optimum value. Optimum value. ठीक है? इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे. कब तक करेंगे? जब तक कि हमारी कन्वर्जेंस मिलती नहीं. जब हमारी कन्वर्जेंस मिल जाएगी, हमें हमारा रिक्वायर्ड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी मिल जाएगा. देन उस रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी का मिड पॉइंट जो होगा वही हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे जो वैल्यू की हमारे जो फंक्शन की हमारे वैल्यू होगी वो हमारे फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू होगी. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर. कल आप लोग सभी लोग कैलकुलेटर लेके आइएगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे. ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. मैम मेरा क्वेश्चन इस जी बोलिए. मेरा क्वेश्चन मैम वेक्टर वाले जो आपने मैथ में लेक्चर लिया था, शुरुआत वाले 2 लेक्चर वेक्टर स्पेस वाले, उससे हाँ. था फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था. जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है उससे? उसमें आपने बोला था कि रियल फील्ड एग्जिस्ट करती है और उसमें आप री- बताया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो फील्ड नहीं है. हाँ, सेट ऑफ